आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से पहले पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट आवाज़ों की ज़रूरत हमें कभी भी महसूस इतनी नहीं हुई जितनी आज पाकिस्तान को ज़रूरत है, जमहूरियत को ज़रूरत है। तो इस सफ़र में आप हमारा साथ दें। राय साहब, आज पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक दहशतगर्द अपने साथी के साथ उसने हमला किया है पाकिस्तान के एक इमाम बारगाह के ऊपर जब नमाज अदा की जा रही थी। यानी शाहिदीन ये बताते हैं कि ये दो लोग थे जिन्होंने हमला किया। उन्हें जब रोका गया, उनकी तलाशी लेने की कोशिश की गई तो एक हमलावर ने फायरिंग की। उसके बाद दूसरा हमलावर जो था वो अंदर जाकर अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गया। लेकिन जो असल टारगेट है वो पाकिस्तान की सालमियत है। इसको ये कभी भी, ये मकरूह चेहरे, ये मकरूह हाथ कभी भी ख़त्म नहीं कर सकेंगे, ना इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। राय साहब, बहुत तकलीफ़ है। कौम इस वक्त बहुत मुश्किल में है। कौम इस वक्त गमज़दा है। एक बहुत बड़ी क़यामत, एक जो मंज़र पिम्स का है, जो आसपास के जो हस्पताल जहाँ पर पाकिस्तान में जो वाक़या है इसके बाद ज़ख्मियों को लाया गया, जो डेथ टोल है वो बढ़ रहा है। और बताया जाता है, जो हुकूमत की फ़िगर्स हैं उसके मुताबिक 31 जो नमाजी हैं वो इसमें शहीद हुए, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 150 से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर आए और उनको रोकने की कोशिश की गई। हुकूमत का ये कहना है कि हमलावर एक था, इसका ताल्लुक़ नौशहरा से है, ये अफ़गानी नहीं था, ये नौशहरा से अफ़गानिस्तान जाता रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। और फिर एक रोज़ पहले ये इस्लामाबाद आया और फिर इसने अपने हदफ को जो है टारगेट किया। एक तो राय साहब, जितनी भी इस वाक़े की मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन एक बात जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि लोग अब इस पर बात ज़रूर कर रहे हैं कि ये तो कैपिटल तक पहुंच गए। क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे और कहां पर जो सिक्योरिटी लैब्स हमें नज़र आता है। मेरा ख्याल है 78 बरस की पॉलिसीज़ आपको उठाकर देखनी होंगी। आपको इन पॉलिसीज़ के अंदर और इन पॉलिसीज़ की कीमत राय साहब इसी तरह अदा करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि 2007 के अंदर जब एक ऐसी जंग जिसका जो हमारी नहीं थी, किसी और की थी, हम उसका हिस्सा बने, तो हमने पाकिस्तान में एक रिएक्शन देखा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये बड़े शहरों में कोई धमाका नहीं होता था और ये एक मामूल बन गया था। राय साहब, अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हैविंग सेड दैट, राय साहब, मैं चाहूँगा इस पर भी आप ज़रूर रिएक्शन दें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप इस्लामाबाद की जर्नलिज़म भी सारी उम्र आपने कर दी राय साहब, और इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। एक ये चीज़, और दूसरा मैं आपकी तरफ जाने से पहले, एक तो राय साहब मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान की आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो 4 जुमले इस मेडिकल रिपोर्ट में लिखे गए, और ये डिटेल रिपोर्ट क्यों नहीं थी, ये रिपोर्ट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी मेडिकल टर्म्स इसमें इस्तेमाल की गई, और फिर इस रिपोर्ट में और इससे पहले हुकूमत के बयान में फ़र्क क्या है, ये हम आगे चलकर बात करेंगे। बट राय साहब, क्विकली इस मामले पर जो आज पाकिस्तान में हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या। देखें हाशमी साहब, ये एक नैरेटिव तो है कि ये जो दहशतगर्द हैं और इन दहशतगर्दों के जो साथी हैं या इनके मास्टरमाइंड हैं या जिनकी ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। काश ऐसा ही हो, लेकिन फ़िलहाल तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंच रहा है। ज़ाहिर है कि कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क जो है वो आवाम से होता है, शहरियों से होता है। तो 31 शहादतों की जो इनिशियल तस्दीक की गई है, और कुछ लोग या कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं या खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये शहादतें जो हैं ये 50 तक जा सकती हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं ज़ख्मी भी हैं। इससे पहले हमने देखा कि सिर्फ चंद दिन पहले बलूचिस्तान के 12 शहरों के ऊपर दहशतगर्दाना हमले हुए। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अगवा कर लिए गए और उसके बाद फिर पाक फ़ौज ने कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की। ये जो दहशतगर्द थे इनको जहन्नम वासिल किया। लेकिन हम एक मुसलसल हालत जंग में हैं
दहशतगर्दी के हवाले से। तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, चाहे इनके मास्टरमाइंड्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, चाहे इनके मास्टरमाइंड्स भारत में बैठे हैं, या चाहे ये दोनों मिल के अफ़गानिस्तान और भारत जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी जो दहशतगर्द तंजीम है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो कौमी यकजहती की तो ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानिब जो 3-4 फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसमें जैसे अभी ये कहा गया कि ये केपी का रिहायशी था, अफ़गानिस्तान गया, ब्रेन वॉश हुआ। तो ये जो ब्रेन वॉश की मशीनें हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनको भी ख़त्म करना चाहिए। ये इससे पहले भी कई मरतबा कहा गया कि इसके मुतल्लिक इस्लाहत लाई जाएंगी, वो इस्लाहत जो है वो लाई नहीं गई, और जो कुछ इस्लाहत लाने की कोशिश की गई वो नाफिज नहीं की गई। उसके अलावा जो आपके हुकूमती सिक्योरिटी इदारे हैं या दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, उनका जो पूरा फोकस है, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है पूरा पाकिस्तान, और हमारे ना सिर्फ आम लोगों की शहादतें हो रही हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों की और अफसरान की शहादतें भी हो रही हैं। तो इस वक्त फुल थ्रॉटल के साथ जो है ये फोकस होना चाहिए इंसदाद दहशतगर्दी के ऊपर। क्योंकि देखें बलूचिस्तान में हमला हुआ, केपी में अगर हमला हो तो ये भी बहुत बड़ी खबरें बनती हैं, लेकिन इस्लामाबाद को जब टारगेट किया जाता है तो ये वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी है, यहाँ पे यूएस एम्बेसी बैठी है, यहाँ कैनेडियन हाई कमीशन बैठा है, इंडियन हाई कमीशन बैठा है। तो ये खबर आलमी सतह पर एक बहुत नुमाया अंदाज में जाती है, छुप भी नहीं सकती, इसको आप डाउन प्ले भी नहीं कर सकते। बहुत अफसोसनाक किरदार था चैनल्स का कि चैनल्स इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते रहे, लोगों को सोशल मीडिया से ये खबर लेनी पड़ी, सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही थी, लेकिन चैनल जो हैं वो बसंत की खबरें जो हैं वो चलाते रहे। और वैसे राय साहब ये भी कितना बड़ा अलमिया है, आपको और मुझे इतने बरस हो गए इस सहाफ़त के अंदर, हमने कभी भी मीडिया के ये रवैये नहीं देखे थे। पंजाब हुकूमत ने, मरीम ने अपनी तकरीबात तो कैंसिल कर दी हैं, लेकिन बसंत कैंसिल नहीं हुई, और इधर से वो थोड़ी देर के लिए न्यूज़ ब्रेक होती है, खबर देते हैं और कहते हैं चलें जी अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के ढोल ढमका जो वो शुरू हो जाता है। इससे ज़्यादा देखिए मीडिया का मीडिया का शायद मैं कहता हूँ कि शायद इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। मीडिया इससे पहले दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की भरपूर कवरेज करता रहा है, लेकिन बात यह है कि मीडिया तो इस पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, और मीडिया के लिए क्या हालात हैं, कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। अब मरीम नवाज़ की तो आप सब ने वो ऑडियो सुनी हुई है ना, कि किस तरीके से मीडिया को मैनेज करना है, जो कि उनकी ऑडियो लीक हुई थी इससे पहले, और उन्होंने कहा था कि मैंने फ़लाँ चैनल को मैंने मैनेज कर लिया। परवेज़ रशीद को वो कॉल कर रही थी, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स के नाम लिए कि मैंने इनको मैनेज किया हुआ है, और ये होती है मीडिया मैनेजमेंट। तो मरीम नवाज़ चूँकि बसंत करवा रही थी, और उस बसंत को रुकवाना पड़ता, लोग ये सोचते और ज़्यादा शिद्दत के साथ कि पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हुए, हमारा डीसी अगवा हो गया, हमारे बच्चे शहीद हो गए, सिविलियन शहीद हो गए, हमारे फ़ौजी शहीद हो गए, और उसके बावजूद उन्होंने बसंत करवाई। और उसके बाद क्योंकि बसंत एक बहुत बड़ा आप ये कह लिए सेलिब्रेशन का इवेंट है, ढोल धमाकों के साथ होता है, जो कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इसकी वजह से इसको कोई 1 महीना ये डिले कर देते। और उसके बाद चूँकि मरीम नवाज़ का ये वो इसका क्रेडिट ले रही थी कि मैं बसंत करवा रही हूँ, तो बहुत टाइम तक मरीम नवाज़ का वो जो डिसीजन था मीडिया मैनेजमेंट का वो कायम रहा, बरकरार रहा कि इस धमाके को डाउन प्ले किया जाए, या इसके मुतल्लिक जो है वो खबरें नशर ना की जाएं। नहीं, वो उसमें अगर आप देखें ना 2 घंटे के बाद उन्होंने SOPs जारी की और बहुत कुछ हुआ, बट तकलीफ़ है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, तमाम शोहदा के जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतमंद करे, वो अपने घरों में जाएं, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करें। और पाकिस्तान की हुकूमत को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि अब आपकी पॉलिसीज़ किस तरह से, क्योंकि अब ये हमारे घरों को आ गए हैं। कैपिटल के ऊपर हमला होना ये एक बहुत बड़ा एक नेशनल थ्रेट है राय साहब। और फिर आपने 12 शहरों पे हमले हुए, वो तो दिखाया नहीं, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, लेकिन कैपिटल की जैसा आपने कहा कि खबर छुपती नहीं है। आप जितना मर्जी डाउन प्ले करें, इंटरनेशनली अपने मालिक के अंदर ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो बताएंगे कि इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है। हैविंग सेड दैट राय साहब, खान साहब की रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट नहीं है, ये प्रेस रिलीज़ है, इट्स नॉट अ रिपोर्ट। पहले मैं ये करेक्ट कर दूं, क्योंकि रिपोर्ट होती है राय साहब
कि रेटिना की पोजीशन क्या है, वजह क्या बनी, किस किस्म की सिम्टम्स थी, डॉक्टर्स ने क्या देखा, मतलब और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आई रहा है सब, ऐसा लगता है कि ये एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक स्टेटमेंट है कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर पिम्स हस्पताल ले जाया गया इतवार और हफ्ते की दरमियानी शब। फिर उनसे पूछा गया कि खान साहब आपका इलाज करवाएं, आपको लेकर चले। उन्होंने कहा हाँ मुझे लेकर चलो। फिर उनका आंख का मुआयना किया गया, फिर उनका प्रोसीजर किया गया। ये रिपोर्ट ऐसी होती है? रिपोर्ट तो होती कि तकलीफ़ क्या आंख में तशखीस की गई, डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है, क्या सिम्टम्स देखी गई, कौन सा प्रोसीजर है, आने वाले दिनों के अंदर पोस्ट प्रोसीजर जो सिम्टम्स या जो आपका एहतियात है वो क्या होनी चाहिए, अगर सिम्टम्स आई तो कैसी होंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं, सुन लें ज़रा दोस्तों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक तो मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली ने अडयाला जेल हुकाम के जरिए वसूल की। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को दाईं आंख में बेनाई कम होने की शिकायत थी और जेल में उनका मुकम्मल मुआयना किया गया। माहिर इमराज चश्म ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की तफसील से तिब्बी जाँच की। दाईं आंख में सेंट्रल रिटेनल वेन इंक्लूजन की तशखीस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पीटीआई को हफ्ते और इतवार के दरमियान रात पिम्स हस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। पीटीआई का इलाज इनकी रजामंदी से किया गया। ये सर रिपोर्ट है साहब। 20 मिनट इलाज हुआ है, 20 मिनट ऑपरेशन हुआ है। एनू रिपोर्ट तुसी कहंदे हो या की कहंदे हो राय साहब? देखें हाशमी साहब, ये एक जालसाजी है और इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया गया और उस ट्वीट में ये कहा गया हुकूमत की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर ये मेडिकल रिपोर्ट जारी की जा रही है और उनकी हदायत पर यह कहा गया कि ये इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले की जाए ताकि वो देख सकें इस मेडिकल रिपोर्ट को। अब ये मेडिकल रिपोर्ट ज़ाहिर है कि बतौर साफ़ी हमने इसको देखा है, परखा है, जांचा है। एक तो हाशमी साहब ये कहना कि इमरान खान साहब की जो आँख थी इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी था और फिर इमरान खान साहब का कॉन्सेंट था, इमरान खान साहब को बताया गया कि पिम्स हम आपको लेके जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि जब इमरान खान साहब ने अपनी आँख से कम नज़र आने की शिकायत की, जिस तरह के बुशरा बीबी साहिबा ने भी बताया, तो उन्हीं 2 हफ्तों के दौरान, यानी जैसे इमरान खान साहब ने शिकायत की और जो पहला चेकअप हुआ था इमरान खान साहब की आंख का जो कि अडयाला जेल में हुआ, तो उसी वक्त फौरी तौर पर इमरान खान साहब के अहले खाना से मुलाकात करवानी चाहिए थी इमरान खान साहब की, नंबर 1, ताकि इमरान खान साहब उनको भी अपनी बीमारी के हवाले से बता सकें और उनके अहले खाना को पता हो कि इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन जो हैं ये ज़ेरे गौर हैं और वो किसी कोर्ट में भी जा सकें अगर इमरान खान साहब का वो समझें कि पिम्स के अंदर इलाज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। नंबर 2 ये कि जब 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब को आँख की इस बीमारी की शिकायत थी, तो उस वक्त क्या इमरान खान साहब के सामने कोई ऑप्शन रखे गए थे कि हम आपको पिम्स लेके जा रहे हैं, हम आपको, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफा आई हॉस्पिटल है जो कि बहुत क्रेडिबल हॉस्पिटल समझा जाता है, या किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, यानी चलें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो कि इदारों के ज़रिए इंतज़ाम चल रहे हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर जो है वो कोई ट्रस्ट का फुकदान हो, लेकिन इमरान खान साहब के सामने कोई ऑप्शन रखे गए थे? इमरान खान साहब क्या खुद ये फैसला कर सकते थे कि उनका ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में बेहतर हो सकता है? क्योंकि उनको तो नहीं पता कि कौन सा हॉस्पिटल बेहतर हो सकता है। तो इस सूरत हाल में उनके जो ज़ाती मौलिज हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेस देना चाहिए था इमरान खान साहब तक। इमरान खान साहब उनसे अपनी बीमारी डिस्कस करते, फिर एक पैनल बनाया जाता, वो पैनल रिकमेंड करता विद इन 24 आवर्स कि इमरान खान साहब का ये ट्रीटमेंट प्लान है, इमरान खान साहब का ये ट्रीटमेंट सबसे बेहतर और सबसे महफूज तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से इस्लामाबाद या रावलपिंडी के फ़लाँ हॉस्पिटल में हो सकता है। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसीजर हो रहा था, इस दौरान इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलजीन हैं, अगर ये शफाफियत चाहते थे तो उस दौरान इस पूरे प्रोसीजर के अंदर वो मौजूद होते, वो भी इस पूरे प्रोसीजर को देख रहे होते या इसकी निगरानी कर रहे होते। तो ये होती है शफाफियत। अगर आप इमरान खान साहब का के ट्रीटमेंट के अंदर आपके नीयत साफ थी, तो इनकी तो बदनीयती पहले ही है कि इमरान खान साहब को 916 दिन से जाली मुकदमात में कैद किया हुआ है और मरियम नवाज़ के बयानात से, शरीफ ख़ानदान के बयानात से ये तासुर मिलता है कि जैसे उनकी ख्वाहिश है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को
जेल में कुछ कर दिया जाए या जेल में उनकी जान ले ली जाए। तो इस सूरत हाल में वैसे मेरी एक बात सुने राय साहब, मैं जब ये बिलाल यासीन को सुनता हूँ ना, लंदन में आकर उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन किया, यहाँ पे सहाफ़ियों को बुला लेते हैं और वो सहाफ़ी जो बग़ैर किसी तनख्वाह के बरतानिया में काम करते हैं, छोटे छोटे अपने उन्होंने सिलसिले बनाए हुए हैं। एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इज़ नो मोर, भूल जाए इमरान खान इज़ हिस्ट्री, ये अल्फाज थे उनके। फिर एक और साहब जिन्होंने इमरान खान के हवाले से कहा इमरान खान डन एंड जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो लोग समझ जाएंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस पर राय साहब ये है कि जब आप इस किस्म की बातें हुकूमत के लोग करेंगे तो हमें और आपको तो चले साइड पे रख दें, क्योंकि हम इन पर तनकीद करते हैं, दुनिया को बताते हैं। पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज आएगा? मेरे और आपके पास तो चले कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है और हम कोशिश में लगे रहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए खबरें इकट्ठी करने। आम पाकिस्तानी सड़क पे खड़ा होकर ये अडयाला के भाई क्या सोच रहा होगा, यार पता नहीं इमरान खान अंदर कितने हालात में है, यार वो जिंदा भी है कि नहीं, क्या करते हैं उसके साथ, उसको किन हालात में रखा हुआ है, यार उसको मारते तो नहीं होंगे, उसे खाने के लिए देते हैं। ये आम पॉपुलर सेंटिमेंट तो यही है ना। हमारे मुल्क में भुट्टो साहब की एग्जाम्पल है राय साहब। लोगों ने कहा कि भुट्टो साहब के हवाले से जनरल ज़िया को कि आप जो है वो अगर ये आज़ाद कर देंगे तो फिर मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। और फिर हमारे आज के जो बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे हमेशा ये नामवर ही रहे, वो अपने उस वक्त के किस्से सुनाते हैं कि जनरल ज़िया ने मुझसे सवाल किया कि पब्लिक ओपिनियन का क्या होगा, तो हमने कहा पब्लिक ओपिनियन तो हम बनाएंगे। तो आम बंदा जिसके पास ये तमाम एक्सेस नहीं है, आम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जिसने इमरान खान के नाम पर वोट दिया, उन लोगों को जो आज गद्दार बने हुए हैं, प्रॉक्सीज हैं, रॉन्ग नंबर्स हैं, वो क्या सोचता होगा राय साहब? उसके दिल पे क्या बीती होगी ये जब मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग जो उसके सामने आती हैं। अब हुआ राय साहब क्या है पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि शफी जान साहब जो है ऐसी बातें करेंगे। उन्होंने आज शेर अफजल मरवत को अपने साथ खड़ा कर लिया। आपने तो शेर अफजल मरवत को बहुत ज़्यादा कवर भी किया, खबरें आपके पास ज़्यादा इस्लामाबाद में गिरती रही हैं। राय साहब, शेर अफजल मरवत को कोई उसके ऊपर मुकदमा, कोई उसे किसी अदालत में नहीं बुलाया जाता, उसे प्रोटोकॉल मिलता है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, सहाफ़ियों में, तमाम इक़्तिदार की राहदारियों में। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर से रुक के सलाम करता है, वो उसे रुक के सलाम करता है, इनके कमरे से निकलते हैं। ये प्रोटोकॉल ऐसे ही होता है ना, और कैसा होता है? वो बंदा इमरान खान की बहनों पर बात करे और शफी जान साहब ये कहें कि जनाब हम इनको मना लेंगे। आपको क्या लगता है राय साहब, दैट वाज अ राइट जेस्चर फ्रॉम शफी जान एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान? एक तो हाशमी साहब, हम अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ज़रा कमेंट करके हमें ये बताएं कि जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है इमरान खान साहब की, क्या वो समझते हैं कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है और इमरान खान साहब इसी तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व करते थे, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रिजनर हैं और पूरी दुनिया ये गवाही दे रही है, आलमी इदारे ये गवाही दे रहे हैं कि उनको जाली केसेस के अंदर जेल के अंदर रखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर दूं कि जब मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थी प्लेटलेट्स की, हाशमी साहब सुबह से लेके शाम तक, हालांकि मियां नवाज शरीफ भी इमरान खान साहब को तो किसी करप्शन के मुकदमे में, किसी हकीकी करप्शन के मुकदमे में कोई सज़ा नहीं हुई। जो मियां नवाज शरीफ की नायली हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला दिया था। फिर JIT बनी, फिर JIT की बुनियाद पर वो फैसला हुआ और एहतसाब अदालतों ने मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले दिए। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर चले गए, नीचे चले गए, 2 पॉइंट्स ऊपर चले गए, 4 पॉइंट नीचे आ गए, सुबह से लेके शाम तक। ये आपके जो TV चैनल्स हैं, इनकी स्क्रीन जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ से सुर्ख रहती थी। और मियां नवाज शरीफ यानी हुकूमत इमरान खान साहब की थी और मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतालिक सुबह शाम जो है ये खबरें चल रही होती थी। मियां नवाज शरीफ को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराम की गई। फिर एक नाम नहाद जब मियां नवाज शरीफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ से मियां नवाज शरीफ के जो ज़ाती मौलिज हैं उन्होंने उनको घर मुंतकिल कर दिया और लोगों को दिखाने के लिए कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब है, कहा कि घर के अंदर जो है एक मेडिकल कैंप जो है वो बना दिया गया है। और वो जो एक कैंप होता है, यानी ये जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा
कि दो वार्ड्स को तकसीम करने के लिए दरमियान में जो एक जगह होती है, इस तरह की एक चादर लगा के कहा गया कि ये नवाज शरीफ की निगहदाश्त उनके घर में हो रही है। आप मुझे बताएं, एक तरफ कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता मियाँ नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं कि उनकी जान जा सकती है, दूसरी जानिब 24 आवर्स के दौरान उनको घर मुंतकिल कर दिया गया, वो 3-4 दिन घर रहे, उसके बाद 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया। और इधर इमरान खान साहब की बीमारी के मुतालिक एक टिकर नहीं चलने दिया गया, एक टिकर नहीं चलने दिया गया, एक टिकर तक नहीं चलने दिया। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे ऊपर कमेंट करें। अच्छा, ये इतना अरसा हो गया जब से लंदन गए नवाज शरीफ साहब, आपने कोई मेडिकल की इनकी कोई रिपोर्ट नहीं सुनी होगी ना देखी होगी। हाँ, इनका एक इलाज ज़रूर हुआ, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी। नहीं तो हमें तो हर लम्हे डॉक्टर अदनान साहब की खिदमत जो हैं वो लेनी पड़ती थी, उनसे पूछना पड़ता था कि बताएं कि आज क्या हो रहा है नवाज शरीफ साहब को। साहब कोई रिपोर्ट नहीं आई, नवाज शरीफ छोड़े, शहबाज शरीफ की कोई नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब जज साहब के सामने पेश हुए, जज साहब ने कहा कि आपके पे फर्दर जुर्म आयद होगी। उन्होंने कहा जी मेरी कमर दर्द है तो फिर ते रख लो मेरा आज दिल्ली कर रहा था, आज मेरी तबीयत ख़राब है। एंड ही वाज सेंट बैक एंड देन वो क्या हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और फिर उन्होंने जो इस मुल्क के साथ किया, ये जिस तरह ही शिकंजा कसा जाता है ना राय साहब, ये लंदन को भागते हैं और इनके प्लेटलेट्स ख़राब होंगे या फिर इनको कोई ना कोई बीमारी जो है वो लग जाती है। ये तो जेन्युइन केस था इमरान खान का, जिसको इन्होंने दबाने की कोशिश की है। राय साहब, एक और ख़बर पाकिस्तान के हवाले से, और सोहेल अफरीदी साहब के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की। इस पर मैं चाहूँगा क्विकली कमेंट कर दें। खबर मैं पढ़ देता हूँ, खबर जो आ रही है, जो जिन सोर्सेज से मेरी बात हुई और फिर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमने केपी पुलिस को हर किस्म की सियासी मुदाखलत से दूर रखा। जो लोग पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें और पुलिस को सियासत में मत घसीटें। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं, बंद कमरों में फैसलों से हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। अब ये कह ही रहे थे कि जज साहब ने बुलाकर ना एक बंद लिफाफा वो दे दिया था पुलिस वाले को और कहा कि जाकर जो है इसे तुमने इरसाल करना है, क्योंकि रिपोर्ट उधर से आनी थी जो फोरेंसिक लैब को भेजी गई। तो ये वो सारा मामला है जिसके तनाजुर में ये सारा ड्रामा जो किया गया। सोहेल अफरीदी के ऊपर ऑब्वियसली चूँकि एक प्रेशर तो है ना, उन्होंने एक क्या कहते हैं इसे तहरीक चलानी है। अब वो कब चलेगी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमें जो सुना रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं राय साहब, इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले भी इस पर कमेंट करें। और ये मफामत मज़ाहमत के बाद इखलाकी दबाव, राय साहब मफामत मज़ाहमत और अब इखलाकी दबाव पर बात आ गई है। आपने पाकिस्तान की जमहूरियत को आज़ाद करवाना था, आपने पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी लेकर आनी थी, आपने पाकिस्तान की आवाम को इस मंझधार से निकालना था। आपने सब कुछ ये दावे किए। वो इमरान खान जो जेल से जिसको निकालने की तैयारी हो रही थी, इस्लामाबाद पे मार्च होगा वगैरह वगैरह, लेकिन राज साहब अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रगल है पता चल रहा है कि वो अब आ गई है मुलाकात के ऊपर। और मुलाकात से एक कदम आगे जाते हुए जो मटीरियल नहीं है एहतजाज, सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि हम इखलाकी दबाव बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट आमद का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर इखलाकी दबाव बढ़ाना है। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, इमरान खान को तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही, रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया जाता है जिसका हमें नहीं बताया जाता। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने हमें 1 घंटे में मुहैया करने का वादा किया। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन आज तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई। आज फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। आप व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस सर? ये जो पॉलिसी है, जो एहतजाज मटीरियल शख्सियत नहीं है, वो कह रही है कि हम इखलाकी दबाव बढ़ाएंगे। किस पे इखलाकी दबाव बढ़ाएंगे? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर, जो तीसरे नंबर पर थे सीनियरिटी में और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन के उन्होंने इनकार नहीं किया। और जस्टिस मंसूर की हिम्मत थी कि उन्होंने अपने से एक जूनियर जज को जब चीफ जस्टिस बनते हुए देखा, उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं नहीं रिटायरमेंट लेता, मतलब मैं रिटायरमेंट लेकर साइड पे हो जाऊं, बल्कि उन्होंने उस निज़ाम का उस वक्त तक हिस्सा रहे जब तक वो बर्दाश्त कर सकते थे। राय साहब देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो है, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के मुताबिक, चूंकि वो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कोई अखलाकियात नहीं है। जहां वो जज साहबान बैठे हैं, जिस किस्म की तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस जो है उनका तकर्रुर हुआ और फिर जिस तरीके से
आपकी आईनी अदालत बनी, तो इस वक्त अदलिया की अपनी कोई अखलाकियात नहीं है। कि इसी तरह के जैसे इससे पहले अदलिया मार्शल लॉज को इंडोर्स करती रही है, तो इडो ने मार्शल लॉ को ना सिर्फ इंडोर्स किया है बल्कि ये खुद उस अमल के नतीजे के बेनिफिशरी हैं। यानी पहले तो ये होता था कि चले जो जजेस हैं वो जजों के ओहदों पर पहले मौजूद होते थे। यहाँ पे तो बहुत से जज हैं जो कि इन जो तरमीम लाई गई ये उनके बेनिफिशरी हैं। तो ये आप अगर अखलाकियात का सबक और अखलाकियात का खेल खेलते रहेंगे तो जिसकी वजह से आप इतने अब प्रोमिनेंट हैं, जिनकी वजह से आप इक़्तिदार के ऐवानों में बराह रास्त पार्लियामेंट्स के अंदर बैठते हैं, वो शख्स जिसकी वजह से आप लोगों को वोट मिले, वो शख्स जिसकी वजह से लोगों ने वो जो बेनामी इंतखाबी निशान थे मुज़िका खेज वो ढूंढ ढूंढ के निशान वोट दिए आप लोगों को, वो शख्स तो 916 दिन से जेल में कैद है। वो शख्स 916 दिन से जेल में कैद है और आपको अभी तक यानी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी के 3 साल ज़ाया नहीं हुए, ये इस कौम के 3 साल ज़ाया हो गए हैं। 3 जो बेहतरीन साल हो सकते थे इस कौम के लिए वो ज़ाया कर दिए गए। आप अभी तक ये अखलाकी सबक खेल रहे हैं, अखलाकियात खेल रहे हैं। क्या इस हुकूमत में कोई अखलाकियात हैं? क्या ये जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को अखलाकियात के बुनियाद पर खड़ी है? क्या जो आपका इलेक्शन लूटा गया था 8 फरवरी 2024 का वो अखलाकियात की बुनियाद पर लूटा गया था? क्या जस्टिस फाइज ईसा ने अखलाकियात की बुनियाद पर आपसे इंतखाबी निशान छीना था? तो ये पीटीआई के सपोर्टर्स को और वर्कर्स को मिस गाइड करने की कोशिश मत करें। उनमें बड़ा शऊर है, बहुत शऊर है उनमें, केपी के लोगों में बहुत शऊर है। केपी के लोगों ने, जो पीटीआई के कारकुन और आम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। पंजाब में चूंकि लीडरशिप इतनी फाल नहीं रही और पंजाब में भी जो कुछ लीडर्स हैं उनको बड़े मुश्किल हालात का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पंजाब में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसी तरह कराची के अंदर जो पीटीआई का वर्कर है उसको बड़ी मुश्किल का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो अब आप जब इस तरह के होम्योपैथिक किस्म के प्लान्स बनाते हैं तो लोग इरिटेट होते हैं। और बतौर साफ़ी हमारा ये काम है, बतौर साफ़ी हर साफ़ी का ये काम होता है कि वो सच सामने लेके आए। और वो सच कभी किसी एक फरीक के लिए तल्ख हो सकता है, कभी दूसरे फरीक के लिए तल्ख हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि साफ़ी ऐसा ही सच लेके आए कि जो सिर्फ एक फरीक के लिए तल्ख हो। तो तल्ख सच ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब, जिन्होंने बदतरीन हालात में 2024 का इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीता, जिनकी कौम को ज़रूरत है, जिनकी एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स की सूरत में उनका एक रेपुटेशन है, एक आलमी सतह के वो लीडर हैं, उनको जाली तरीके से 916 दिन से कैद किया हुआ है, कैद तनाई में रखा गया है, ज़हनी तौर पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब की हिम्मत है, उनके फौलादी असाब हैं कि एक मरतबा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे किसी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। हालांकि पास उनके पास ये वैलिड ग्राउंड है, वैलिड मेडिकल ग्राउंड है कि वो कहें कि मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी लीडर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहो जेल में जाने के बाद कि मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें और उसको मुंतकिल ना किया गया हो। तो इसलिए ये इमरान खान साहब की कॉज को अगर आगे लेकर नहीं चल सकते किसी सख्ती की वजह से, तो साइड लाइन पे हो जाएं और बहुत से लोग आपकी जगह लेने के लिए तैयार होंगे। जो आपने शेर अफजल मरवत की इससे पहले बात की थी, शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक टाइम पर जो पॉपुलर थे वो इस वजह से थे कि इमरान खान साहब का हाथ उन पर था, वो इमरान खान साहब के खिलाड़ी थे। जो इमरान खान साहब का खिलाड़ी होगा उसकी मकबूलियत होगी, जो नहीं होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, वो हीरो से ज़ीरो हो जाएगा। सुहेल आफरीदी आज इमरान खान साहब की तवक्कुआत पर पूरे ना उतरे, वो हीरो से ज़ीरो हो जाएंगे। इस वक्त वो हीरो हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया पेशावर में, लाहौर में, कराची में, लेकिन इसको अमली तौर पर फाइनल कॉल में ट्रांसलेट करना है, वरना वो भी हीरो से ज़ीरो हो जाएंगे। परवेज़ खट्टक की मिसाल हमारे सामने, बेहतरीन मुंतज़िम के तौर पर, बेहतरीन सियासी मुंतज़िम के तौर पर वो जाने जाते थे। आप देख लें कि उनका वो जो सियासी मुंतज़िम का एक बहुत बड़ा फिगर था, इमरान खान साहब से उन्होंने बेवफाई की। पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरे इदारे, पूरी अदालतें
मकामी इदारे उनके साथ थे, उसके बावजूद उनकी सियासत दफन हो गई। जहांगीर खान तरीन और उनके पूरे ग्रुप के साथ क्या हुआ। तो इसी तरह जो भी इमरान खान साहब की कॉज के साथ नहीं चलेंगे वो माइनस होते चले जाएंगे। जो आपने कहा कि शेर अफजल मरवत ज़ाहिरा कलीमा खान साहिबा के ऊपर भी बहुत तनकीद करते रहते हैं, तो वो अब कोई काबिल एतमाद करैक्टर नहीं है, वो काबिल एतमाद करैक्टर नहीं है। इसलिए उनके साथ इस किस्म की लेपा पोती करने पर सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि बड़ा शदीद रद्द अमल आया, बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया और बहुत शदीद नोयत का रद्द अमल आया। तो आपके पास हल यही है कि एक फ़ाइनल कॉल दें डी चौक पर और बीच में बैरिस्टर गौर जैसे किरदारों को माइनस करें, जिनके मुतल्लिक माइनस करने से मुराद ये है कि उनको पस मंज़र में धकेल दें, जिनके मुतल्लिक पहले ये कहा गया कि उन्होंने कोई मुबैना तौर पर GHQ में या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को कॉल की, तो उसकी वजह से ये बुशरा बीबी साहिबा की जो हमशीरा थी उनकी मुलाकात हो सकी बुशरा बीबी साहिबा से। हालांकि इसकी जो अदरवाइज़ एक इनसाइड स्टोरी हम इसी प्लेटफॉर्म पर 2-3 दिन पहले शेयर कर चुके हैं कि ये मुलाकात किस सिचुएशन में हुई थी। अमली तौर पर ये पूरा निज़ाम तो इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर चुका है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं निकाल सके। अब उन्होंने PTI के अंदर नकब लगा के इस तरह की एक सिचुएशन बनाई है कि जहाँ पे वो होम्योपैथिक किस्म के इकदाम करें और इमरान खान साहब के अहकामात की पैरवी ना की जाए। अब इस सिचुएशन से निकलना और इस सिचुएशन से PTI को निकालना किसकी जिम्मेदारी है? ये सुहेल आफरीदी की। हम क्यों कहते हैं सुहेल आफरीदी की? क्योंकि सुहेल आफरीदी इस वक्त इमरान खान साहब के बाद सबसे मकबूल फिगर बन गए। इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, उनमें यह सलाहियत है। तो इसलिए PTI को ये जो साजिशों का एक जाल बुना गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फ़ाइनल कॉल ना दी जाए, यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी सुहेल आफरीदी पर आयद होती है। और सुहेल आफरीदी डी चौक पर धरना दे दें तैयारी के साथ आके, तो आप देखेंगे कि इसके बड़े वही रिजल्ट निकलेंगे जिस किस्म के रिजल्ट इमरान खान साहब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।